इनकम टैक्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। साथ ही हम जानेंगे आईटीआर में होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस के भी बारे में, जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे हैं इनकम टैक्स एंड जीएसटी में, और इन इम्पॉर्टेंट चेंजेस के साथ आपका अपडेटेड रहना बेहद ज़रूरी है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम इस नोटिफिकेशन की। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 44 रीड विद सेक्शन 44 AB रीड विद सेक्शन 295। सीबीडीटी ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं टू अमेंड द इनकम टैक्स रूल, और इन रूल्स को कहा जाएगा 8th अमेंडमेंट रूल 2021। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, इनकम टैक्स रूल के अंदर इन रूल 6G में आफ्टर सब रूल 2 ये नया रूल इंसर्ट किया गया है। और ये नया रूल क्या है? रिपोर्ट ऑफ ऑडिट फर्निश्ड अंडर दिस रूल मे बी रिवाइज्ड बाय द पर्सन बाय गेटिंग रिवाइज्ड report of audit from an accountant duly signed and verified by such accountant, and furnish it before the end of relevant assessment year for which the report pertains। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो रिवाइज की जा सकती है। कब तक वो रिवाइज की जा सकती है? बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट ईयर, जिस ईयर से वो पर्टेन कर रही है उसके एंड रेलिवेंट ईयर के असेसमेंट ईयर के एंड होने तक आप उस रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं। किस केसेस में कर सकते हैं? इफ़ देयर इज़ अ पेमेंट बाय सच पर्सन आफ्टर फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट अंडर सब रूल 1 and 2 विच नेसेसिएट recalculation of disallowance under section 40 और 43B। तो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आपकी आईटीआर फाइलिंग से 1 महीने पहले सबमिट होती है। तो अगर आपके कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो डिसअलाउ हो गए हैं ड्यू टू अंडर सेक्शन 40 और 43B, जो कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर आपके अगर डिसअलाउ हो गए हैं और बाद में आपने उसकी पेमेंट कर दी है, रिपोर्ट फाइल हो चुकी है, बाद में अगर आपने पेमेंट की है, तो ऐसे केसेस में जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है वो दोबारा से रिवाइज हो सकती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो चेंज किया गया है, जो नया सब रूल इंसर्ट किया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ चेंजेस भी बताए गए हैं फॉर्म 3CD के अंदर, जैसे कि नया क्लोज सब्सटीट्यूट कर दिया गया है 8A, जहाँ पे द असेसी को ऑप्ट करना है फॉर टैक्सेशन अंडर 115BA, BAA, BAB तो पहले ही था, BAC एंड BAD। तो कुछ इस तरह के इम्पोर्टेंट चेंजेस भी हैं जो फॉर्म के अंदर कर दिए गए हैं। क्लोज पार्ट बी ऑफ क्लोज 17 के अंदर भी जो है एक नया क्लोज ये ऑप्शन आपको दे दिया गया है। तो इस तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं। इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप इस नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा आईटीआर के अंदर जो इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में हम पहले बात करेंगे। आईटीआर में कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं ये मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। आपकी जो आईटीआर 1 है, आईटीआर 1 में आप देख पाएंगे अब आईटीआर 1 में स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि आईटीआर 1 नहीं है फॉर एन इंडिविजुअल जो कि कंपनी में डायरेक्टर हैं या फिर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के अंदर। इन केस अब यहाँ पे एडिशन क्या कर दी है, वेयर टीडीएस हैज़ बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N। अगर सेक्शन 194N के तहत आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो आपके लिए आईटीआर 1 नहीं है। सेक्शन 194N वैसे तो मैंने डिटेल में उसकी वीडियो अपलोड की हुई है, थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर रही हूँ। अगर आप नॉन फाइलर्स हैं तो 20 लाख से अधिक का अगर कैश विड्रॉ आप करते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अदर केसेस में 1 करोड़ की लिमिट है। तो अगर इस तरीके से आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो आपके लिए फिर आईटीआर 1 नहीं है। साथ ही जो इम्पोर्टेंट सेकंड चेंज है कि अगर आपका टीडीएस जो है 194N में डिडक्ट किया गया है तो उसे आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, इफ़ इनकम टैक्स इज डेफर्ड
ऑन ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत अगर आपके पास शेयर्स हैं, डेफर किया है आपने अपना इनकम टैक्स, तो भी आपके लिए ITR 1 नहीं है। इसके अलावा जो चेंज किया गया है, अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो दो ऑप्शंस आपको दिए गए थे, ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंगली अगर आप टैक्स पे करना चाहते हैं, या फिर न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए लेकर के आया गया था जहाँ पे कंसेशनल रेट्स पर आपको इनकम टैक्स पे करना था, और आपको जो बेनिफिट है काफ़ी सारी डिडक्शंस आपको वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए यस और नो आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। इसी के अलावा दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अब इन्होंने ऐड कर दिया है डिविडेंड इनकम को भी, और इसका क्वार्टरली ब्रेकअप जो है वो आपको देना है। क्वार्टरली ब्रेकअप आपको जो शेड्यूल है उसके अंदर देना होगा, वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो सरचार्ज है, सरचार्ज के अंदर पॉइंट पे आपको क्या चेंज किया गया है, सरचार्ज कंप्यूटेड बिफोर मार्जिनल रिलीफ एंड आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, ये दोनों ही कंप्यूटेशन अब आपको देनी है, बिफोर मार्जिनल रिलीफ और आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। तो ये नया जो चेंजेस किए गए हैं ITR में वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जो नए चेंजेस आ गए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चेंज है यहाँ पे आपको बताया है, वेदर असेसी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन, ये ऑडिट के लिए जो चेंज किया गया है, वेदर द टोटल सेल आपका टर्नओवर या ग्रोस रिसीप्ट 1 करोड़ से ज़्यादा है बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, तो ये आपको सेलेक्ट करना है यस और नो। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो जो आपने एग्रीगेट अमाउंट रिसीव किया है फॉर सेल टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट या कैपिटल अकाउंट लाइक कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस लोन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द कैश ऑफ द सेड अमाउंट, यानी कि 5% से ज़्यादा आपका कैश रिसिप्ट नहीं है। सिमिलरली अगर आप उस ऑप्शन को यस करते हैं तो जो भी आपकी पेमेंट की गई है फॉर एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट सच एज असेट एक्विजिशन रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी कि कहने का मतलब ये है जो ऑडिट वाली लिमिट्स थी कि 5% से ज़्यादा आपकी जो पेमेंट है वो कैश में नहीं है, तो ये ऑप्शंस अब आपको यहाँ पे टिक करने हैं। तो ये ITR के अंदर ये नए ऑप्शंस डाल दिए गए हैं। जो मैंने आपको बताया था अदर सोर्सेज में अब आपको क्वार्टरली ब्रेकअप देना होगा डिविडेंड इनकम का, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस शेड्यूल के अंदर अप टू 15 जून तक, 16 जून से 15 सितंबर, उसके बाद 15 सितंबर से 15 दिसंबर का, 16 दिसंबर से 15 मार्च और 16 मार्च से 31 मार्च का ब्रेकअप यहाँ पे आपको देना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो किए गए हैं दोस्तों। इसके अलावा कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है वहाँ पे अगर आपकी फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग्स या बोथ से अगर है कैपिटल गेन, तो यहाँ पे आपको बताया गया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के अंदर अगर आपका जो चेंजेस किए गए हैं, इन केस अगर 10% का डिफरेंस नहीं है आपका स्टैम्प वैल्यूएशन में या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में 10% ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आपको अगर 10% से ज़्यादा का डिफरेंस है तो स्टैम्प वैल्यू लेनी होगी। ये सभी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं ये कर दिए गए हैं आपकी ITR के अंदर। उसके बाद नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये नए इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं जो आपकी ITR में कर दिए गए हैं।